नमस्कार, राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत भूगोल विषय का हम लोग अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा भारत के प्राकृतिक प्रदेश, जिसमें 4 भागों में बांटा गया है। पहले भाग के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, दूसरे भाग के बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं। उसमें से कुछ शेष विषय वस्तु उसका अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा इसके पहले वाले क्लास में कि मध्यवर्ती मैदान का क्षेत्र, जिसके अंतर्गत खादर क्षेत्र, डेल्टा क्षेत्र, बांगर क्षेत्र आदि के बारे में अध्ययन किया। इन्हीं क्षेत्र में सुंदरवन का विश्व प्रसिद्ध डेल्टा है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई क्षेत्र है। ये देखिए, ये मानचित्र है। इसमें ये वाला क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जहां मैदानी क्षेत्र पाया जाता है। राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और असम से लगा हुआ क्षेत्र है, जो मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, इन क्षेत्रों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इन क्षेत्रों के बारे में जनजीवन क्या है, उद्योग धंधों क्या है, प्रमुख इन क्षेत्रों में कौन से राज्य है और कौन से जिले हैं, इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। मध्यवर्ती मैदान के जनजीवन के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ का जो आर्थिक सांस्कृतिक दृष्टि से यह क्षेत्र उन्नत दशा में, यानी विकसित दशा में है। आर्थिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से यहाँ पर पश्चिमी और पूर्वी भाग में एक दूसरे से भिन्नता मिलती है। यानी राजस्थान का लें और उत्तर प्रदेश का, अगर दोनों में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो दोनों के रहन सहन में, खान पान में, पहनावा में और विभिन्न संस्कार में हमको अंतर मिलता है। इसका कहने का तात्पर्य है। आगे देखते हैं। और इसके बाद इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। पश्चिम में राजस्थान, पूर्व में अति आर्द्र निम्न गंगा का मैदान और पंजाब का मैदान। इसके बाद असम की घाटी का क्षेत्र। उपजाऊ होने के कारण इन क्षेत्रों में कृषि की प्रधानता है, अधिकता है। हम ये कह सकते हैं, जो ये क्षेत्र है, राजस्थान का कुछ भाग, पंजाब का, उत्तर प्रदेश का है, असम का है, गंगा का ऊपरी मैदान जो बिहार के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में आता है, ये सारे क्षेत्र जो है उपजाऊ क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर नदियों की अधिकता, गंगा, जमुना आदि नदी यहाँ है। इस कारण ये क्षेत्र में कृषि की अधिकता है, जिस कारण यहाँ सघन जनसंख्या यानी लोग अधिक रहते हैं, क्योंकि यहाँ सुख सुविधा का अधिकता है। खेती है, नदी है। जब विकसित क्षेत्र होगा तो लोग वहां रहेंगे, तो यहाँ लोग अधिक रहते हैं एवं यहाँ अस्थायी बस्तियां हैं, लोग अस्थायी रूप से निवास करते हैं और परिवहन का भी एक विकसित क्षेत्र माना जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं, मध्यवर्ती मैदान का जो क्षेत्र है, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम तक, ये विकसित क्षेत्र है जहाँ कृषि की प्रधानता है, उपजाऊ भूमि है आदि। आगे देखते हैं। कृषि, इन क्षेत्रों में कृषि की क्या व्यवस्था होती है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले बता चुके हैं कि यह क्षेत्र उपजाऊ है। उपजाऊ होगा तो खेती अच्छी होगी। भूमि अत्यधिक उपजाऊ है। देखिए, बात आ गई। यहाँ की भूमि अत्यधिक उपजाऊ है। मध्यवर्ती मैदान की बात हो रही है। यहाँ की भूमि अत्यधिक उपजाऊ है और कृषि की प्रधानता है। जब भूमि उपजाऊ होगी तो खेती अधिक होगी। आगे देखते हैं। राजस्थान में कुछ फसल होती है। राजस्थान में ज्वार, बाजरा, पंजाब में गेहूं, चना और ऊपरी गंगा के मैदान में गेहूं, जौ और मध्य गंगा के मैदान में चावल, गेहूं, जौ और असम की घाटी में चावल की खेती, गेहूं की खेती, जौ की खेती, चाय के बागान आदि पाए जाते हैं। ये जो क्षेत्र में हम कृषि उत्पादन बता रहे हैं, ये प्रमुख फसल है। बाकी अन्य फसल तो होती है कुछ मात्रा में, लेकिन इन क्षेत्रों में ये फसल की अधिकता है, अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है, इसलिए इनकी चर्चा की जा रही है। आगे देखते हैं। यहाँ जो क्षेत्र है, कछारी या डेल्टाई भागों में सब्जी भी उत्पादन होता है। यानी इन क्षेत्रों में जो कछारी क्षेत्र है या नदी के किनारे का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में सब्जी उत्पादन भी किया जाता है, क्योंकि यह अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है। जब उपजाऊ क्षेत्र होगा, इन क्षेत्रों में सिंचाई की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कछारी क्षेत्र है, पानी रहता है हमेशा
और खाद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि भूमि अत्यधिक उपजाऊ है। तो इन क्षेत्रों में विभिन्न सब्जियों का उत्पादन होता है और पशुपालन, इन क्षेत्रों में पशुपालन भी होता है क्योंकि चारागाह की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, उपयुक्त जलवायु है, इस कारण इन क्षेत्रों में पशुपालन भी किए जाते हैं। आगे देखते हैं उद्योग धंधे। इन क्षेत्रों में क्या क्या उद्योग धंधे हैं। इन क्षेत्रों में पहले बता दें कि लगभग सभी उद्योग धंधे विकसित अवस्था में हैं। जब किसी क्षेत्र में विकसित अवस्था में उद्योग धंधे होंगे तो उससे जुड़े लोग यानी काम करने के लिए विभिन्न कर्मचारी की आवश्यकता होगी, आवागमन की आवश्यकता होगी, तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग अधिक मात्रा में इस क्षेत्र में रहना पसंद करेंगे। आगे देखते हैं उद्योग धंधे। इन क्षेत्रों में सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खेल के सामान संबंधी उद्योग, कृषि यंत्र बनाने संबंधी उद्योग, हथकरघा उद्योग, कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग, रासायनिक उद्योग, प्लाईवुड उद्योग आदि विकसित अवस्था में लगभग सभी उद्योग हैं। एक बार पुनः सुन लीजिए, सूती उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, कपास उद्योग, खेल के सामान संबंधी उद्योग, कृषि यंत्र संबंधी उद्योग आदि विकसित अवस्था में, क्योंकि यह क्षेत्र में लोग अधिक रहते हैं, संसाधन अधिक है, तो यहाँ उद्योग भी अच्छी दशा में है। आगे देखते हैं यहाँ के प्रमुख राज्य और नगर कौन कौन से हैं, यानी मध्यवर्ती मैदान में प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम आदि ये प्रमुख राज्य हैं। यानी मध्यवर्ती मैदान के अंतर्गत जो राज्य हैं ये उन्हीं के बारे में, उद्योग धंधे के बारे में, कृषि के बारे में और अन्य जो विषय वस्तु के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पुनः सुन लीजिए कि मध्यवर्ती मैदान में कौन कौन से प्रमुख राज्य आते हैं। राजस्थान पश्चिम से चल रहे हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम आदि प्रमुख राज्य हैं। अब इसके अलावा देखते हैं इन क्षेत्रों में कौन कौन से प्रसिद्ध नगर है। ये राज्य हो गए और राज्य के अंदर जो प्रमुख नगर हैं उनकी भी चर्चा अभी हम करते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में जो भी नगर हैं हमारे जाने समझे हैं। क्यों? क्योंकि इस उत्तर प्रदेश के हम सब वासी हैं, तो इस बेल्ट में राजस्थान से लेके असम तक के बहुत से नगर के बारे में हम जानते हैं और सुने हैं। आइए देखते हैं कि मध्यवर्ती मैदान के कौन कौन से प्रमुख नगर हैं। इसके पहले राज्य के बारे में अध्ययन किए, अब प्रमुख नगर देखते हैं। दिल्ली हम सब जानते हैं, भारत की राजधानी। चंडीगढ़, लुधियाना, अमृतसर। अमृतसर इतिहास में मशहूर, वैसे तो सभी मशहूर है, जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर यहाँ है। जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। अलीगढ़, कानपुर, मेरठ, इलाहाबाद जो इस समय प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। वाराणसी, गोरखपुर, फैजाबाद, कलकत्ता, गुवाहाटी आदि प्रमुख नगर हैं। पुनः सुन लीजिए, मध्यवर्ती मैदान में राज्य हम लोग पढ़ चुके हैं, तो कौन कौन से प्रमुख नगर, नगर बहुत है लेकिन कुछ प्रमुख नगर की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें दिल्ली, चंडीगढ़, लुधियाना, अमृतसर, जयपुर, अलीगढ़, कानपुर, मेरठ, इलाहाबाद, पूर्व नाम वर्तमान प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, फैजाबाद, कलकत्ता, गुवाहाटी आदि प्रमुख नगर हैं। अब हम लोगों ने भारत के प्राकृतिक क्षेत्र के बारे में 2 का अध्ययन कर लिया है। जो प्राकृतिक क्षेत्र तीसरा है उसका अध्ययन अभी आज करते हैं, शुरू करते हैं। दक्षिणी पठारी भाग, इसके पहले हम लोगों ने मैदानी क्षेत्र के बारे में पढ़ा, इसके पहले हिमालय उत्तरी का हिमालय क्षेत्र के बारे में पढ़ा, और प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत जो तीसरा आता है दक्षिणी पठारी भाग, यानी भारत का दक्षिणी क्षेत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। पठारी भाग, पठारी किसे कहते हैं? समतल जो होता है उसको मैदान कहते हैं, जो बहुत ऊंचा होता है उसको पर्वत कहते हैं, लेकिन इनके बीच का स्थान हम कह सकते हैं भूमि से थोड़ा सा ऊंचा, यानी समतल मैदान से थोड़ा सा ऊंचा मेज नुमा
आकार का, यानी इधर से थोड़ा सा ऊंचा होगा, इधर से ऊंचा होगा और ऐसे ऊपर बराबर होगा। ऐसे क्षेत्र को पठारी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। देखते हैं, यह लगभग 16 लाख किलोमीटर में विस्तृत, यानी लंबा चौड़ा फैला हुआ है। भारत का प्राचीनतम विशाल प्राकृतिक क्षेत्र है, यानी ये जो पठारी भाग है भारत में भारत का प्राचीनतम विशाल प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यह त्रिभुजाकार, यानी ये है ऐसे और ऐसे, यानी यह त्रिभुजाकार के आकार में विस्तृत है यह मैदान पठारी क्षेत्र, और इसमें लगभग 600 से लेकर 900 मीटर ऊंचा है। कहीं 600 मीटर कहीं ऊंचा है, कहीं 900 मीटर है, क्योंकि एक समान इसकी बनावट या आकृति नहीं है, कहीं ज्यादा ऊंचा है, कहीं थोड़ा कम ऊंचा है। तो 600 से लेकर 900 मीटर तक ये ऊंचा पाया जाता है विभिन्न स्थानों पर। पठार का जो ढाल है पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर है और उत्तरी मैदान के दक्षिण में है। अभी जो पढ़े थे उसके बाद का, सबसे ऊपर पर्वतीय भाग, उसके बाद मैदानी क्षेत्र, फिर उसके बाद दक्षिण का पठार। आगे देखते हैं, यह उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है, जो इसके पहले पढ़े उसके नीचे स्थित है। यह पठार आग्नेय और रूपांतरित चट्टान से बना है। जो ज्वालामुखी विभिन्न प्रकार की होती है, आग्नेय है, रूपांतरित है, इनसे निर्मित ये पठार माना जाता है। और नर्मदा नदी इस पठार को उत्तर में उच्च भूमि और दक्षिण में दक्कन के पठार से विभाजित करती है। यानी जो नर्मदा नदी है वो बीच में आ जाती है और एक भाग में पठार, एक भाग में उत्तर में उच्च भूमि और दक्षिण में दक्कन के पठार को विभाजित करती है। इस प्रकार फिर आगे देखते हैं कि मध्यवर्ती उच्च भूमि का क्षेत्र, यानी उसमें से एक तो एक समतल हो गया, एक उच्च भूमि, उसमें से जो ऊंचा क्षेत्र पर ऊंचे क्षेत्र पर जो भूमि है या जो नगर बसे हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं उसकी चर्चा करते हैं। देखते हैं, अरावली श्रेणी का क्षेत्र, अरावली जो पर्वत है उसके श्रेणी का क्षेत्र समान मैदान से थोड़ा ऊंचा होता है, इसलिए इसको उच्च श्रेणी या उच्च भूमि के अंतर्गत रखा जाता है। और कौन सा क्षेत्र है? छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार इसी क्षेत्र में है। पूर्वी राजस्थान की उच्च भूमि का क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान का जो उच्च भूमि का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। मालवा का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, पुनः बोल दे रहे ये बहुत मशहूर है इसलिए इसकी चर्चा कर रहा है। विंध्याचल, विंध्याचल का क्षेत्र कुछ और बुंदेलखंड का क्षेत्र, मेघालय पठार आदि की उच्च भूमि इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, अब देखते हैं मालवा का पठार, अभी चर्चा किए थे। मालवा का पठार ज्वालामुखी लावा से निर्मित है। ये प्रश्न कभी कभी आता है कि मालवा का पठार किससे बना है, तो मालवा का पठार ज्वालामुखी के लावे से निर्मित है या बना। इसके पहले पढ़ चुके हैं कि आग्नेय और रूपांतरित चट्टान से बना है, जो ज्वालामुखी के प्रकार के रूप में जाने जाते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि भारत में जो जनजीवन है, भारत के प्राकृतिक क्षेत्रों में उनके बारे में अध्ययन किया, फिर भारत के दक्षिण भाग में अध्ययन किया। इसमें अभी बहुत सा पाठ बाकी है, भारत के दक्षिण भाग में कुछ पाठ बाकी है और कुछ विषय वस्तु बाकी है। इनके क्षेत्र में जनजीवन और उद्योग धंधे के बारे में है। अगले क्लास में दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है उसके बारे में जो शेष है उसका अध्ययन करेंगे।